मैं ब्लू एस स्टार का सबसे खौफनाक ट्रिपल एस रैंक गोस्ट एम्परर हूँ। लेकिन मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, आराम से अपनी ज़िंदगी बिताना और शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करना। पर यह रीबॉर्न स्कूल ब्यूटी मुझे सरकार के सामने एक्सपोज करने पर तुली है। वो चाहती है कि मैं इस देश का गार्डियन गॉड बन जाऊं, क्योंकि इस रीबॉर्न स्कूल ब्यूटी को कुछ ऐसा पता है जो कोई नहीं जानता। ठीक 1 साल बाद पूरी दुनिया में अनकैनी जाग उठेंगे, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और शिया को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मुझ जैसा ट्रिपल एस रैंक गोस्ट एम्परर उनका गार्डियन गॉड बन जाए। इस वक्त मैं अपने सामने घुटनों के बल बैठी उस बैंगनी बालों वाली औरत को देख रहा हूं। मुझे उसके अंदर एक जानी पहचानी ऑरा महसूस हो रही है, जो बिल्कुल मेरी अपनी शक्ति जैसी है। मेरी आंखें सुकड़ जाती हैं। बिना किसी भाव के मैं पूछता हूं, बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो और तुम्हें मेरे वजूद के बारे में कैसे पता? यह सुनकर विवियन जरा भी नहीं हिचकिचाती। वो अपनी नजरें उठाकर सीधे मेरी आंखों में देखती है और कहती है, लॉर्ड गोस्ट एम्परर, मैं 15 साल बाद के भविष्य से आई हूं। मैं आपकी सेंटेस हूं। 1 साल में पूरी दुनिया में अनकैनी जाग जाएंगे और तब आप ही शिया की आखिरी उम्मीद होंगे। आप यहाँ के लोगों के गार्डियन गॉड बनेंगे। विवियन की बातें सुनकर मैं थोड़ा हैरान हूं। मैं खाली आसमान की तरफ देखता हूं। मुझ जैसे शख्स के लिए, जो पहले से ही दुनिया के शिखर पर खड़ा है और जिसके पास अब ऊपर जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, जिंदगी एक ठहरे हुए तालाब जैसी हो गई है। ऐसे में अगर पानी में कोई हलचल हो तो मुझे उसमें दिलचस्पी होने लगती है, खासकर तब जब यह रहस्य मेरे अपने भविष्य से जुड़ा हो। एक ट्रिपल एस रैंक गोस्ट एम्परर जो अपना दिन फालतू शॉर्ट वीडियोस देखने में बिताता है, वो इंसानियत का मसीहा बन जाएगा? ये स्क्रिप्ट कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक है। क्या ये औरत मुझसे झूठ बोल रही है? कुछ देर रुकने के बाद विवियन फिर से मेरी तरफ देखती है। लॉर्ड गोस्ट एम्परर, अगर मैं आपको ज्यादा डिटेल्स बताऊंगी तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको जाननी जरूरी है, अगर आप शिया के प्रोटेक्टर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तो शिया आपको ट्रिपल एस रैंक की सीमाओं को पार करने का मौका दे सकता है। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा है। आपको आगे बढ़ने के लिए जिस भी नरिशमेंट की जरूरत है वो सब शिया के पास है। आने वाली तबाही में शिया को बचाने के लिए आपको बस अपनी एक उंगली हिलानी होगी। सच कहूं तो यह सुनकर मेरा मन डोलने लगा है। एक ट्रिपल एस रैंक गोस्ट एम्परर पूरी कायनात में बेजोड़ है, फिर भी वो इसी आसमान की सीमाओं में कैद है। और अब ये औरत कह रही है कि उस आसमान से भी आगे निकलने का एक रास्ता है। ये ऐसी बात नहीं है जो किसी मामूली इंसान को पता हो। मैं पूछता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रही हो? मुझे कुछ ठोस सबूत दो। मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। अगर तुम साबित कर सको कि यह भविष्य सच है, तभी मैं तुम्हारी गुजारिश पर गौर करूंगा। यह सुनकर विवियन के दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। गोस्ट एम्परर को दिलचस्पी हो रही है। उसे पता है कि उसका आधा काम हो चुका है। बिना देर किए वो सिर हिलाती है और अपनी पिछली जिंदगी की कहानियां सुनाने लगती है। इसी बीच राजधानी में हंटर ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स में एक ऐसी मीटिंग चल रही है जो हजारों लोगों की किस्मत का फैसला करेगी। मेज के सबसे आगे ब्यूरो चीफ मार्कस धीरे से खड़े होते हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता है। सैटेलाइट सर्वेलेंस और फ्रंटलाइन स्काउट्स की रिपोर्ट के मुताबिक हम अब ये कंफर्म कर सकते हैं कि एस रैंक अनकैनी स्टार्विंग रेथ ने अपना रास्ता बदल लिया है। उसका नया निशाना राजधानी है। जैसे ही वो ये कहते हैं, सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी राय देते हुए कहता है, क्या ये पक्का है? अगर ये सच है तो हमें तुरंत लेवल 1 इवैक्यूएशन शुरू करना होगा और देश के हर ए रैंक हंटर या उससे ऊपर के लोगों को बुलाना होगा। हम उसे राजधानी तक पहुंचने नहीं दे सकते। ये सुनकर मार्कस हाथ उठाकर सबको चुप कराते हैं। मैं समझता हूं कि आप लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अभी असली समस्या ये नहीं है कि लड़ना है या नहीं, बल्कि ये है कि उसे एक जगह रोककर कैसे रखा जाए। आप सब स्टार्विंग रेथ की आदतों को जानते हैं। अगर हम पूरे देश की फौज लगा दें और उसने अचानक अपनी दिशा बदल दी और किसी दूसरे शहर पर हमला कर दिया तो वो एक बहुत बड़ी तबाही होगी। फिर मार्कस शिया के इकलौते एस रैंक हंटर केन की तरफ मुड़ते हैं। मुझे चाहिए कि तुम ए रैंक हंटर्स की एक टीम के साथ राजधानी के चारों तरफ हाई फ्रीक्वेंसी पेट्रोल्स करो। जैसे ही वो दिखाई दे तुरंत हमला कर देना। लेकिन अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कमरे के बीचों बीच लगा कॉम सिस्टम अचानक लाल रोशनी से चमकने लगता है। सबका दिल जोर से धड़कने लगता है। मार्कस तुरंत कॉल कनेक्ट करते हैं। उनके सामने एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उभरता है। स्क्रीन पर फ्रंटलाइन ट्रैकिंग स्क्वाड के कैप्टन कोल दिखाई देते हैं। उनके पीछे जंग के मैदान का धुआं उठ रहा है। उनकी आवाज में घबराहट और गंभीरता है। चीफ, स्टार्विंग रेथ हरकत में है। उसकी रफ्तार बढ़ रही है और वो सीधे राजधानी की तरफ आ रहा है। एक रियल टाइम ट्रैकिंग मैप दिखाया जाता है। उस नक्शे पर एक गहरे लाल रंग का रास्ता राजधानी के दिल को चीरता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी पल ब्यूरो के कोर सिस्टम में एक कान फाड़ देने वाला अलार्म बज उठता है। मार्कस का चेहरा और भी सख्त हो जाता है। वार्निंग, वार्निंग, एस रैंक अनकैनी डिटेक्ट हुआ है। उसके रास्ते में एक एस क्लास प्रोटेक्टेड टारगेट है।
अगले ही पल लोकेशन मैप अपने आप जूम होता है। उस लाल रास्ते पर एक नाम साफ चमक रहा है, विवियन। केन, जो अब तक बड़ी मुश्किल से खुद को संभाले हुए था, अपनी सीट से उछल पड़ता है। क्या? वो वहां क्या कर रही है? क्या मैंने उसे कहीं बाहर न जाने के लिए नहीं कहा था? अभी के अभी लियो से संपर्क करो। उसे कहो कि चाहे जो हो जाए, सबसे पहले उसे वहां से बाहर निकाले। इसी बीच विवियन की पूरी बात सुनने के बाद मुझे एक बात का यकीन हो गया है। वो जो कह रही है उसके सच होने की पूरी गुंजाइश है। मैं उस खौफनाक प्रेशर को हटा लेता हूं जिसने जमीन और आसमान को ढका हुआ था। कब्रिस्तान की पहाड़ी के बीचों बीच लियो, जो काफी देर से पत्थर बना खड़ा था, अचानक ढीला पड़ जाता है और घुटनों के बल गिर पड़ता है। वो ऐसे हाँफ रहा है जैसे डूबते डूबते बाहर निकला हो। धीरे धीरे उसके होश ठिकाने आते हैं। जैसे ही वो हिलने डुलने के काबिल होता है, वो अपना कम्युनिकेशन डिवाइस उठाता है जो अलर्ट्स की वजह से तप रहा है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। एक वर्चुअल स्क्रीन सामने आती है जिस पर दर्जनों रेड अलर्ट्स चमक रहे हैं। जैसे ही वो स्टार्विंग रेत का नाम पढ़ता है, उसकी पहली सोच अपनी मालकिन को बचाने की होती है। वो तेजी से विवियन की तरफ मुड़ता है। मिस, भागिए, स्टार्विंग रेत यहां आ रहा है। लेकिन विवियन टस से मस नहीं होती। उसे कोई फिक्र नहीं है। वो बड़े आराम से कहती है, भागने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे स्टार्विंग रेत के बारे में पता है। वो सिर्फ एक एस रैंक अनकैनी है। जब गोस्ट एम्परर यहां मौजूद हैं तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपनी हद पार करे। उसी समय कब्रिस्तान से 1 मील से भी कम दूरी पर सड़क पर काले धुएं का एक गुबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका निशाना साफ है, सीधे कब्रिस्तान। उस धुएं के अंदर हजारों सूखे हुए भयानक चेहरे तड़प रहे हैं। यही है एस रैंक अनकैनी स्टार्विंग रेत। जैसे ही वो कब्रिस्तान में कदम रखने वाला होता है, मैं, जो अब तक आंखें बंद किए कुछ सोच रहा था, धीरे से उन्हें खोलता हूं। अगले ही पल एक डबल एस रैंक गोस्ट एम्परर का खौफनाक दबाव चुपचाप चारों तरफ फैल जाता है। उस पल में ऐसा लगता है जैसे पूरा कब्रिस्तान हकीकत की दुनिया से कटकर अलग हो गया हो। पूरी रफ्तार से आ रहा स्टार्विंग रेत अचानक वहीं जम जाता है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। फिर वो किसी कठपुतली की तरह झटके खाने लगता है। उसी समय केन एक एयरक्राफ्ट से कब्रिस्तान के ठीक बाहर पहुंचता है। वो अपनी लंबी तलवार निकालता है और एक ही वार में हवा को चीर देता है। स्टार्विंग रेत के चारों तरफ फैला धुआं एक झटके में फट जाता है। सबको आखिरकार साफ दिखाई देता है कि कब्रिस्तान के अंदर क्या है। वे मुझे देखते हैं और स्टार्विंग रेत को मेरे पैरों के पास बेबस होकर नाचते हुए देखते हैं। केन की नजरें मेरी नजरों से मिलती हैं। अगले ही पल उसे महसूस होता है जैसे उसके आसपास की सारी हवा खींच ली गई हो। वो अपना कॉलर खींचता है और सांस लेने के लिए तड़पता है। यहां तक कि उसके अंदर मौजूद वो एस रैंक अनकैनी, जिसे वो सालों से अपने साथ लिए घूम रहा है, एक अनजाने डर से कांपने लगता है। लेकिन तभी विवियन वहां आती है और उसके अंदर का वो अनकैनी आखिरकार शांत हो जाता है। विवियन अपने पिता को दिलासा देती है, पिताजी, आपको घोस्ट एम्परर से इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जैसे ही वो ये कहती है, कब्रिस्तान के अंदर और बाहर एक बिजली सी कड़क जाती है। केन का गला सूख जाता है। उसके पूरे बदन पर ठंडा पसीना आ जाता है। वो अपनी बेटी को ऐसे देखता है जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। विवियन, तुम ये क्या कह रही हो? लेकिन विवियन अपनी नजरें नहीं हटाती। वो सीधे उनकी आंखों में देखती है और मजबूती से सिर हिलाती है। पिताजी, मेरा यकीन मानिए, ये लॉर्ड गोस्ट एम्परर हैं, एक ट्रिपल एस रैंक हस्ती। मैं आज यहां खास तौर पर उनसे मिलने आई थी। जैसे ही वो ये कहती है, वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। ट्रिपल एस रैंक, ये रैंक अपने आप में एक खौफ है, वजूद का एक ऐसा स्तर जिसका इंसानियत ने कभी सामना नहीं किया। एक लंबी खामोशी के बाद केन से अब और रहा नहीं जाता। वो मुड़कर चिल्लाता है, विवियन, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या बोल रही हो? ट्रिपल एस रैंक अब कोई मामूली अनकैनी हादसा नहीं रह गया है। वो एक कुदरती कयामत है। तुम्हें उनके वजूद के बारे में पता भी कैसे चला? और तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? ये सुनकर विवियन एक गहरी सांस लेती है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। वो बहुत सोच समझ कर बोलती है, पिताजी, चीफ मार्कस, मैं जो कहने जा रही हूं उसका ताल्लुक शिया के भविष्य से है और इस बात से है कि आप लोग जिंदा बचेंगे भी या नहीं। मुझे ये सब इसलिए पता है क्योंकि मैं भविष्य से वापस आई हूं। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। जैसे ही वो ये कहती है, मार्कस की आवाज में एक ऐसी गंभीरता आ जाती है जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। विवियन, तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के में कहा जाए। विवियन जवाब देती है, चीफ, आपकी नजरें बहुत तेज हैं। अगर मैं झूठ बोल रही होती तो आप जल्द ही उसे पकड़ लेते। लेकिन अगर मेरी बात सच है और आपने मेरी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, तो जब शिया का सबसे बुरा वक्त आएगा तब आप बहुत पछताएंगे। मेरी पिछली जिंदगी में आज से ठीक 1 साल बाद पूरी दुनिया में अनकैनी की ताकतों में एक बहुत बड़ा उछाल आया था। वे हर तरफ तबाही मचाने लगे।
लूटपाट और कत्लेआम होने लगा। इंसानियत के हाथ से सब कुछ निकल गया। अनकैनी अब कोई छोटी मोटी आफत नहीं रह गए थे। वे फूड चेन में सबसे ऊपर पहुंच गए और इंसान उनका शिकार बन गए। शहर अब इंसानों के लिए पनाहगाह नहीं रहे, वे अनकैनी के खाने की मेज बन गए। शेल्टर्स सिर्फ ऐसे ताबूत बन गए जो मौत को कुछ देर के लिए टाल देते थे, जहां सिर्फ अंतहीन डर और भूख थी। लोगों को होश और हवास में गोस्ट डोमेन में खींच लिया जाता था। वे भूख और डर के मारे एक दूसरे के ही दुश्मन बन जाते थे। जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती है, कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। केन बुत बनकर खड़ा रह जाता है। 20 साल साथ रहने की वजह से वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता है। विवियन ऐसी लड़की नहीं है जो बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताए, और वो ऐसी चीज पर मजाक तो बिल्कुल नहीं करेगी। इस वक्त उसके चेहरे पर जो दुख है वो कोई नाटक नहीं है। ये उस शख्स का चेहरा है जिसने जमीन पर नर्क देखा हो, एक ऐसा एहसास जो इस जन्म की विवियन ने कभी महसूस नहीं किया। उसी समय कमांड हॉल के अंदर नया सिस्टम तेज रफ्तार से काम करने लगता है। कुछ ही पलों बाद मेन स्क्रीन पर डेटा की एक ठंडी लकीर उभरती है। नए सिस्टम की समरी के मुताबिक बताई गई बातें मौजूदा हालात से 99% मेल खाती हैं। ये देखकर मार्कस खामोश हो जाते हैं। उन्होंने मेज का कोना इतनी जोर से पकड़ा है कि उनके हाथ सफेद पड़ गए हैं। लेकिन विवियन उन्हें और सोचने का वक्त नहीं देती। वो आगे कहती है, चीफ, मुझे याद है कि शिया का ऑपरेशन ड्रैगन राइज आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है ना? ये शब्द किसी बिजली की तरह कमांड हॉल में गूंजते हैं। मार्कस का सिर झटके से ऊपर उठता है। उनकी आवाज का संयम खो जाता है। तुम्हें ऑपरेशन ड्रैगन राइज के बारे में कैसे पता? विवियन जवाब नहीं देती, बल्कि पलट कर पूछती है, क्या आपके चुने हुए गिफ्टेड हंटर्स ने आपको कभी रिपोर्ट नहीं दी? अनकैनी की हलचल बढ़ रही है। गोस्ट डोमेन की ताकत और स्थिरता मजबूत होती जा रही है। मार्कस अब और बहस नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पहले ही जरूरी फाइलें खोल ली हैं। हर एक फाइल विवियन की बात की पुष्टि कर रही है। कमांड हॉल में पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। लेकिन तभी एक शांत आवाज सुनाई देती है, वो मैं हूं, ऑपरेशन ड्रैगन राइज। ये वही प्लान है ना जिसमें आप गिफ्टेड हंटर्स का इस्तेमाल करके अनकैनी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे याद है कि इसे कुछ ही समय पहले शुरू किया गया था, यहां तक कि मैं खुद इसकी शुरुआत देखने गया था। सिर्फ इन शब्दों ने मार्कस के चेहरे का रंग उड़ा दिया। फौज ने इसे सबसे बड़ा राज बनाकर रखा था, फिर भी इन दोनों को इसके बारे में पता है। इस पल में उन्हें आखिरकार समझ आता है कि किसी हायर डिमेंशन की हस्ती के सामने खड़े होने का क्या मतलब होता है। उनके राज शायद कभी राज थे ही नहीं। विवियन उस भविष्य की कहानी सुनाती रहती है जिसे उसने जिया था। पूरी दुनिया में अनकैनी का कहर टूट पड़ता है। एक के बाद एक देश तबाह हो जाते हैं। यहां तक कि शिया भी अपनी पूरी ताकत के बावजूद बड़ी मुश्किल से तब तक टिक पाता है जब तक गोस्ट एम्परर आखिरकार प्रकट नहीं होते। हजारों भूत राजधानी को घेर लेते हैं। उसकी दीवारें गिरने ही वाली होती हैं। मौत का इंतजार करती मायूस इंसानियत के सामने अकेले गोस्ट एम्परर उन हजारों भूतों को कुचल देते हैं। उस पल से शिया टिका रहता है। गोस्ट एम्परर शिया के आखिरी गार्डियन गॉड बन जाते हैं और मैं उनके सामने इंसानियत की तरफ से बोलने वाली सैंटिस बन जाती हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब तक शिया अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। अगर हम उस पल उसे बचा भी लें तो भी सालों के नुकसान ने इस देश और इस दुनिया को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया होता है। विवियन की आवाज दुख से बदलकर अब इरादे में तब्दील हो जाती है। लेकिन यह भविष्य अभी आया नहीं है। सब कुछ अभी भी बचाया जा सकता है। चीफ मार्कस, क्या आप फैसला लेने के लिए तैयार हैं? यह सुनकर मार्कस काफी देर तक खामोश रहते हैं, फिर धीरे से एक लंबी सांस छोड़ते हैं। अलर्ट को हटा दो, इस जानकारी को पूरी तरह गुप्त कर दो। केन, तुम विवियन के साथ कब्रिस्तान में ही रुको। इसके साथ ही मार्कस कनेक्शन काट देते हैं और पूरी रिकॉर्डिंग और नए सिस्टम के एनालिसिस को लेकर भारी कदमों से सीधे स्काई पैलेस की तरफ चल देते हैं। इसी बीच राजधानी के बाहर कब्रिस्तान में मैं धीरे से बोलता हूं, तुम्हारे पिता मेरी उम्मीद से ज्यादा शांत निकले। शायद एक फौजी होने का यही मतलब है। यह सुनकर विवियन गर्व के साथ धीरे से जवाब देती है, क्योंकि वो एक हंटर है। हमारे जैसे लोगों ने बहुत पहले ही सीख लिया था कि यह दुनिया कभी सुरक्षित नहीं थी। हमारा मकसद इसे थोड़ा और सुरक्षित बनाना है। मैं तुरंत कोई जवाब नहीं देता। मैं बस मुस्कुराता हूं और मेरी नजरें जैसे वक्त और जगह को चीर कर पार देख रही हों। चलो चलें, वे हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपने हाथ के एक इशारे से मैं खुद स्पेस को चीर कर एक रास्ता बनाता हूं, उसकी कलाई पकड़ता हूं और उसके पार कदम रखता हूं। कैबिनेट चेंबर के अंदर मार्कस अभी भी अपने साथियों के साथ दूसरे मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। अचानक उन्हें महसूस होता है कि हवा ठंडी हो गई है। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी या इशारे के दो शख्सियतें वहां अचानक प्रकट हो जाती हैं। वे सीधे उनके सामने खड़ी हैं। मैं हाथ उठाकर उनका अभिवादन करता हूं। नमस्ते चीफ मार्कस, और आप जरूर शिया के सबसे बड़े अधिकारी होंगे।
मैं उनके पास खड़े उस बुजुर्ग आदमी की तरफ मुड़ता हूं और हल्की मुस्कान देता हूं। जैसे ही मैं बोलता हूं, कॉन्फ्रेंस रूम की हवा जैसे जम सी जाती है। अगले ही सेकंड कमरे के ऊपर लगे नए सिस्टम का अलार्म एक चीख के साथ सन्नाटे को चीर देता है। स्क्रीन पर डेटा पागलों की तरह बदलने लगता है। हाईएस्ट लेवल अनॉमली टारगेट लॉक हुआ है। खतरे का स्तर नापा नहीं जा सकता। तुरंत मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल शुरू करने की सलाह दी जाती है। सभी कर्मचारी लेवल 1 कॉम्बैट रेडीनेस पर आ जाएं। लगभग उसी पल भारी दरवाजे झटके से खुल जाते हैं। हथियारों से लैस गार्ड्स और हंटर्स की एक फौज एक के बाद एक अंदर आने लगती है। हथियारों के लोड होने की आवाज कमरे में गूंजती है। रून्स चमकने लगते हैं और गोस्ट एनर्जी का सैलाब उमड़ पड़ता है। वो मामूली सा दिखने वाला कॉन्फ्रेंस रूम पल भर में खचाखच भर जाता है। वहां की हवा मार देने वाले इरादों से भारी हो जाती है। मार्कस तुरंत एल्डर ली के सामने आ जाते हैं। उनकी नजरें मुझ पर टिकी हैं। वे एक सेकंड के लिए भी अपनी चौकसी कम नहीं करना चाहते। एल्डर ली के सिर्फ एक इशारे पर यह कमरा एक पल में जंग का मैदान बन जाता। लेकिन एल्डर ली बस धीरे से खड़े होते हैं और अपना हाथ उठाते हैं। बस बहुत हुआ, सब लोग बाहर जाइए। मार्कस एक पल के लिए हिचकिचाते हैं, फिर आखिरकार सिर हिलाते हैं। गार्ड्स बाहर निकल जाते हैं। अलार्म की आवाज शांत हो जाती है और जल्द ही कमरे में सिर्फ 4 लोग रह जाते हैं। एल्डर ली सबसे पहले खामोशी तोड़ते हैं। मिस्टर गोस्ट एम्परर, मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप शिया के ही रहने वाले हैं। मुझे जिज्ञासा है कि अनकैनी की शुरुआत भी इंसानों से ही होती है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि ये बुजुर्ग असल में क्या जानना चाहते हैं। मैं शांति से कहता हूं, एल्डर ली, अनकैनी इंसानों से नहीं आते। कम से कम मैं तो नहीं। मेरा ये मौजूदा रूप सिर्फ शिया में काम करने की सहूलियत के लिए है। आखिर इस लिबास में क्या मैं आपको थोड़ा ज्यादा अपना सा नहीं लगता? ये सुनकर एल्डर ली रुकते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल लगते हैं। मैं आराम से अपनी सीट लेता हूं। बस मुझे चेनफोंग कहिए। अब बात करते हैं कि मेरे और शिया के बीच की साझेदारी कैसी होगी। मेरी साइंटिस्ट के मुताबिक मैं भविष्य में शिया का गार्डियन गॉड बनूंगा। तो अब वक्त आ गया है कि उस मामले पर गंभीरता से चर्चा की जाए। मार्कस और एल्डर ली एक दूसरे को देखते हैं। एल्डर ली पहले बोलते हैं, साइंटिस्ट के मुताबिक 1 साल बाद शिया को अनकैनी की असली जागृति का सामना करना होगा। इसलिए हमें वक्त से पहले कदम उठाना होगा। लॉर्ड चेनफोंग, आपकी शक्ति के साथ हम पूरे शिया से अनकैनी का सफाया कर सकते हैं। कम से कम ये तो पक्का कर सकते हैं कि पूरी तरह जागृति होने से पहले शिया की बुनियाद मजबूत रहे। साथ ही इससे उन दुश्मनों की तादाद भी कम हो जाएगी जिनका सामना आपको भविष्य में करना पड़ सकता है, और इस तरह आप शिया के सच्चे गार्डियन गॉड बन पाएंगे। इन शब्दों के साथ कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। ये एक बहुत ही अजीब और खतरनाक प्लान है, लेकिन इसे मना करना नामुमकिन है। विवियन बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाती है और मान जाती है। विवियन कहती है, माय लॉर्ड, अभी के लिए यही सबसे अच्छा ऑप्शन है। मैंने जो फ्यूचर टाइमलाइन देखी है उसके हिसाब से भी यही सच है। फेथ एनर्जी ही आपके गॉडहुड में ब्रेक थ्रू की असली चाबी है। इन शब्दों ने जैसे किसी छिपे हुए सवाल का जवाब दे दिया हो। मैं एक पल के लिए थम जाता हूं और मेरे दिमाग में अनगिनत ख्याल दौड़ने लगते हैं। यहां तक कि अनकैनी भी गॉडहुड हासिल कर सकते हैं। एक बार जब ये ख्याल मन में बैठ गया तो फिर उसे हटाना मुश्किल था। कुछ पल बाद मैं हल्का सा सिर हिलाता हूं। मैं कहता हूं, मैं समझ गया। मुझे अच्छी तरह पता है कि हमारी पार्टनरशिप शिया के लिए अनकैनी थ्रेट को खत्म करने पर टिकी है। लेकिन ये अनकैनी सिर्फ खत्म करने के लिए नहीं है। अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो ये तुम्हारी ताकत भी बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस स्टार्विंग रेत को ही ले लो। इसे सील करने के बजाय इसे मेरे सेंट्स के हवाले कर देते हैं। यह सुनकर उस बुजुर्ग का चेहरा खुशी से चमक उठता है। मैं कहता हूं, ठीक है, तो ये तय रहा। चीफ मार्कस, आप इन्हें अपना पूरा कॉपरेशन दें। आज से इस प्लान के लिए पूरी स्टेट मशीनरी को पूरी रफ्तार से काम पर लगा दो। एल्डर ली अपनी सीट से उठते हुए कहते हैं, जहां तक इस बूढ़े की बात है, मेरे पास कुछ और काम है। बाकी सब मैं तुम पर छोड़ता हूं। मार्कस संजीदगी से सिर हिलाता है। इसी के साथ एल्डर ली कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले जाते हैं। हम तीनों बचे हुए लोग ट्रेनिंग ग्राउंड्स की ओर बढ़ते हैं। मैं विवियन की तरफ देखता हूं और मेरा लहजा एकदम कैजुअल है। तो मेरी सेंट्स, क्या तुम तैयार हो? यह सवाल विवियन के दिल में एक छोटी सी हलचल पैदा कर देता है। एक पल बाद उसके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान आती है। विवियन कहती है, लॉर्ड गोस्ट एम्परर, सब कुछ तैयार है। मुझे इस स्टार्विंग रेत की ताकत महसूस करने दें। यह सुनकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। मैं धीरे से अपना हाथ उठाता हूं। एक अदृश्य ताकत आसमान से गिरती हुई महसूस होती है। स्टार्विंग रेत की वो ठंडी, लालची और बेचैन ऑरा एक पल में जबरदस्ती कंप्रेस हो जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया हो।
रेत की चीख के बीच से मौत के डर की एक हल्की सी आवाज आती है। मेरी नजरें ठंडी और शांत हैं। ये पक्का करने के लिए कि स्टार्विंग रेत की पावर को सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सके, मैं कोई रिस्क नहीं छोड़ता। स्टार्विंग रेत को मेरे द्वारा बेरहमी से कुचल दिया जाता है और फिर से रीबिल्ड किया जाता है, जब तक कि उसकी ताकत एकदम कम न हो जाए। मैं सोचता हूँ, इतना काफी होना चाहिए। ये इसकी सबसे सेफ हालत है। इतनी सुरक्षित कि कोई खतरा न हो, फिर भी इतनी कि विवियन एक एस रैंक अनकैनी के असली एसेंस को महसूस कर सके। इसी के साथ मैं उसे लापरवाही से आगे फेंक देता हूं। स्टार्विंग रेत धीरे धीरे विवियन के शरीर में समा जाता है। एक पल में हंटर एनर्जी उसके अंदर लहरों की तरह उमड़ने लगती है। उसकी ऑरा कदम दर कदम ऊपर चढ़ने लगती है। केन, जो अभी अभी सेमेट्री से लौटा है, इस नज़ारे को देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे साफ दिख रहा है, ये सिर्फ कंट्रोल नहीं है, ये एक डाउनग्रेडेड इनहेरिटेंस है। वो हैरानी में बुदबुदाता है। तो ये बात है, एस रैंक अनकैनी के एसेंस को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। बस उसकी पावर को एक कंट्रोलेबल रेंज में सील कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस तरीके को दोबारा दोहराया जा सकता है। 1 घंटे बाद ट्रेनिंग ग्राउंड की एनर्जी धीरे धीरे शांत हो जाती है। विवियन धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उस पल में उसकी पूरी शख्सियत पूरी तरह बदल चुकी है। मार्कस अब अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाता। उसकी एक्साइटमेंट साफ झलक रही है। मार्कस कहता है, ये काम कर गया, ये वाकई काम कर गया। मिस्टर चेन, अगर ये एबिलिटी बड़े पैमाने पर फैलाई जा सके तो शिया का हंटर ब्यूरो पूरी तरह बदल जाएगा। हम दुनिया में सबसे ताकतवर बन जाएंगे। मेरी गुजारिश है, हमें इस प्लान को तुरंत लॉन्च करना चाहिए। इस तरह शिया के हंटर ब्यूरो का हर एक इंसान आपका सबसे वफादार फॉलोअर बन जाएगा। ये सुनकर मैं बस सिर हिला देता हूं। मैं कहता हूं, ये हमारे अरेंजमेंट का हिस्सा है, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। इसके अलावा वे जितने ज्यादा ताकतवर होंगे, मेरे लिए उतने ही कीमती बन जाएंगे। ये शब्द बिना किसी दिखावे के कहे गए थे। फिर भी मार्कस को एक झटका लगा। वो और कुछ नहीं कहता और तुरंत ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकल जाता है, ताकि पूरी राजधानी के हंटर ब्यूरो मेंबर्स को इकट्ठा किया जा सके। इसी बीच केन मुट्ठी भींचकर मेरे पास आता है। वो बड़े सम्मान से कहता है, लॉर्ड गोस्ट एम्परर, मिस्टर चेन, अगर मुमकिन हो तो मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहूंगा। उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में मतलब साफ था। उसे पावर चाहिए थी। मैं उसे देखता हूं। मेरी नजरें एक पल के लिए टिकी रहती हैं। फिर मैं सिर हिलाता हूं। मैं कहता हूं, कोई बात नहीं, तुम मेरी सेंट्स के पिता हो। सिर्फ यही वजह मेरे लिए तुम्हारी मदद करने के लिए काफी है। ये शब्द केन को गहराई तक छू जाते हैं। ये गोस्ट एम्परर उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा दयालु है। वो अब और नहीं हिचकिचाता और वहीं ट्रेनिंग ग्राउंड पर पालथी मारकर बैठ जाता है। मैं अपना हाथ उठाता हूं। अनकैनी पावर धीरे धीरे फैलती है और बिना किसी विरोध के केन के शरीर के अंदर की अनकैनी को काबू में कर लेती है। कुछ ही पलों में प्रोसेस पूरा हो जाता है। केन ऊपर देखता है। वो सोचता है, तो ऐसा महसूस होता है। वो आखिरकार समझ जाता है कि उसकी बेटी में ये बदलाव कहां से आया। ये उस आत्मविश्वास का एहसास है जो एब्सोल्यूट पावर से मिलता है। इसी समय राजधानी के दूसरी तरफ एक अंधेरे कोने में, जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया गया था, हवा अचानक ठंडी हो जाती है। दर्जनों अनकैनी साए खामोशी से इकट्ठा होते हैं। उनके रूप अलग अलग हैं। उनकी ऑरा काली और डरावनी है, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनमें से हर एक एस रैंक या उससे ऊपर का है। अगर उनकी ऑरा पूरी तरह छोड़ दी जाए तो वे पूरी राजधानी को ढंक सकते हैं। लेकिन अभी कोई चीज उस ताकत को अंदर रहने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि उस ग्रुप के बिल्कुल बीच में एक और भी भयानक मौजूदगी खड़ी है। डबल एस रैंक अनकैनी, द मैलिस रेथ। गुस्से से उबलते हुए मैलिस रेथ ने स्टार्विंग रेथ की मौत का ऐलान किया। मैलिस रेथ कहता है, हमने अपना एक और साथी खो दिया है। क्या तुम सब बस ऐसे ही छिपते रहोगे? खुद को देखो, कैसे डर के मारे दुबक कर बैठे हो। इंसान बहुत कमजोर होते हैं, क्यों ना हम उनका शिकार करें? इस वक्त राजधानी में किसी भी और जगह से ज्यादा इंसान हैं। ये एक परफेक्ट दावत है। इंसानों के हाथों एक एक करके मरने के बजाय क्यों ना हम सीधे राजधानी पर हमला कर दें और उन्हें पूरी तरह हैरान कर दें। ये सुनकर बाकी अनकैनी एक एक करके अपनी सहमति में सिर हिलाते हैं। जल्द ही मैलिस रेथ की इच्छा से प्रेरित होकर एक के बाद एक साए खामोशी से राजधानी के हर अंधेरे कोने में घुसने लगते हैं। उनका निशाना बिल्कुल साफ है, इंसान। लेकिन जैसे ही अनकैनी खामोशी से राजधानी के हंटर ब्यूरो के अंदर अपनी जगह बनाते हैं, ठीक उसी समय एक असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। ट्रेनिंग ग्राउंड्स के दरवाजे बार बार खुलते हैं। मार्कस के निर्देशन में ब्यूरो ऑपरेटिव्स के कई दस्ते इस अस्थायी रूप से सील किए गए इलाके में दाखिल होते हैं। इसी बीच स्टार्विंग रेत के गायब होने की खबर एक शांत झील में गिरे पत्थर की तरह चारों तरफ फैल जाती है।
एक के बाद एक इनक्रिप्टेड रिपोर्ट्स दुनिया भर के खास संस्थानों तक पहुंचाई जाती हैं। देशों की इंटेलिजेंस ब्रीफिंग्स में बार बार सवाल उठाए जाते हैं। कुछ लोग तो एक और भी चौंकाने वाली थ्योरी पेश करते हैं। क्या शिया ने पहले ही एक डबल एस रैंक हंटर तैयार कर लिया है? लेकिन जैसे ही ये विचार सामने आता है, उसे तुरंत खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि मौजूदा समझ के हिसाब से डबल एस रैंक का मतलब है एक अनकंट्रोल तबाही, ऐसी चीज जिसे कोई भी देश अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब बाकी देश अभी भी अपनी एनालिसिस में लगे हुए हैं, तब शिया कुछ ऐसा करता है जिससे पूरी दुनिया दंग रह जाती है। ऑफिशियल चैनल्स के जरिए एक पब्लिक अनाउंसमेंट की जाती है, जिसे देश और विदेश में एक साथ ब्रॉडकास्ट किया जाता है। पूरे देश में शिया औपचारिक रूप से आम जनता तक हंटर पावर पहुंचाने का अपना प्लान शुरू कर देता है। जैसे ही ये खबर फैलती है, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। राहगीर सुनने के लिए अपने कदम रोक लेते हैं। दुनिया भर के अनगिनत हंटर्स अपनी स्क्रीन से चिपक जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्होंने रिपोर्ट सही पढ़ी है। ऑनलाइन दुनिया में जैसे धमाका हो जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में हंटर्स हमेशा से एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक एसेट रहे हैं। यहां तक कि सबसे ताकतवर देश भी उन्हें बहुत कम तादाद में ट्रेन करने की हिम्मत करते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है, फेलियर रेट बहुत ज्यादा है। एक गलत कदम और ज्यादा से ज्यादा जान चली जाती है, या फिर कोई अनकैनी आजाद होकर मासूमों का कत्लेआम कर देता है। फिर भी शिया इसी वक्त को चुनता है ताकि वो पूरे देश में हंटर अवेकनिंग का ऐलान कर सके। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये पागलपन की हद है। लेकिन पूरी दुनिया से उठते हुए शक के तूफानों के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारी बहुत कम सफाई देते हैं। वे बस बार बार एक ही बात दोहराते हैं, ऑपरेशन जल्द ही शुरू होगा, तैयार रहें। एक हफ्ता बीत जाता है। मेरी मदद से हर प्रोफेशनल हंटर अपनी अनकैनी पावर पर पूरी तरह काबू पा लेता है। मैं कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा होता हूं और मेरा लहजा एकदम सपाट है। आप सभी जानते हैं कि इस ऑपरेशन का मतलब क्या है। ये मेरी अपनी ताकत साबित करने के बारे में नहीं है। ये सब कुछ शिया की एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ दिखाने के बारे में है। हंटर बनना मौत की सजा नहीं है। मैं एक नक्शा निकालता हूं और अपनी बात जारी रखता हूं। राजधानी में अनकैनी पिछले कुछ दिनों से बेचैन हो रहे हैं। चूंकि वे बाहर आकर खेलना चाहते हैं, तो चलिए उन्हें वो मौका देते हैं। अब आप सभी का जलवा दिखाने का वक्त आ गया है। जैसे ही मेरे शब्द खत्म होते हैं, पूरी कैपिटल हंटर ब्यूरो एक मशीन की तरह पूरी रफ्तार से काम करने लगती है। एक के बाद एक ऑर्डर्स दिए जाते हैं। दस्तों को तय किए गए रास्तों पर तेजी से तैनात किया जाता है, ताकि राजधानी के हर एक अनकैनी को कुचलने का काम शुरू किया जा सके। लगभग उसी पल राजधानी के एक छिपे हुए इलाके में जो अनकैनी इंतजार कर रहे थे, वे आखिरकार अपनी चाल चलते हैं। एक एक करके वे सायों से बाहर निकलते हैं। उनके अंदर कत्ल का जुनून सवार है, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि कैपिटल हंटर ब्यूरो एक्शन में है। ये कोई मामूली जांच नहीं है। ये राजधानी से अनकैनी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए किया गया ताकत का खुला प्रदर्शन है। अगर अनकैनी अभी एकजुट नहीं हुए, तो वे हमेशा के लिए खत्म हो सकते हैं। इसी बीच कैपिटल हंटर ब्यूरो के ट्रेनिंग ग्राउंड में मैं ऊपर देखता हूं। सैकड़ों ड्रोन्स ऊपर एक स्थिर फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं। दोनों तरफ 2 स्क्रीन पर लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा है। वो साफ फुटेज पूरे शिया और बाकी दुनिया में स्ट्रीम हो रही है। कैमरे पर हथियारों से लैस हंटर्स का एक ग्रुप फॉर्मेशन में खड़ा है, और सबसे आगे सुरक्षा गार्ड की वर्दी में एक आदमी खड़ा है। कई दर्शकों ने पहले तो सोचा, क्या ब्रॉडकास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है या किसी ने ऑफिशियल अकाउंट हैक कर लिया है? लेकिन जल्द ही लोगों का ध्यान उस फॉर्मेशन पर जाता है। हर हंटर को उस सुरक्षा गार्ड के इर्द गिर्द इस तरह खड़ा किया गया है जैसे वो केंद्र हो। शक तुरंत सदमे में बदल जाता है। विदेशी लाइव स्ट्रीम चैट्स में मजाक उड़ने लगता है। क्या शिया के पास वाकई लोगों की इतनी कमी है? अगर कोई नहीं है तो जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। एक सुरक्षा गार्ड गोस्ट हंटिंग स्क्वाड को लीड कर रहा है। ये कौन सा नया मजाक है? उधर सिल्वैन के इंटरनल हंटर एडमिनिस्ट्रेशन के लाइव स्ट्रीम रूम में एस रैंक हंटर मैंटल एक शानदार सोफे पर लेटा है। उसके आसपास सुंदरियां जमा हैं और उनके हाथों में जाम है। फिर भी उसकी नजरें स्क्रीन से नहीं हटती। वो सोचता है, दिलचस्प है, केन उसके पीछे खड़ा है। वो आदमी साधारण नहीं है, लेकिन राजधानी में अनकैनी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। उनकी तादाद कम से कम कई हजार है। उन सबको एक ही बार में साफ कर देना ये बहुत बड़ी नादानी है। और सिर्फ वही अकेला नहीं है। इस वक्त दुनिया भर के देशों के टॉप हंटर्स इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं। वे देखना चाहते हैं कि आखिर शिया में इतनी हिम्मत कहां से आई कि वो इस सफाई अभियान को पूरी दुनिया के सामने लाइव स्ट्रीम कर रहा है। और जैसे ही दुनिया की नजरें कैमरे पर टिकती हैं, मैं आखिरकार बोलता हूं, सबको नमस्कार, मैं चेन फोंग हूं। इस बार मैं अनकैनी को खत्म करने के इस ऑपरेशन में कैपिटल हंटर ब्यूरो को लीड करूंगा। इसी के साथ मैं अपना हाथ आगे बढ़ाता हूं। अंतरिक्ष टूटते हुए शीशे की तरह दरक जाता है। पूरी तरह से शुद्ध अनकैनी पावर से बना एक गेट धीरे धीरे आकार लेने लगता है। उसके पीछे घना अंधेरा है, एकदम घोंटने वाली नफरत। वही ठिकाना जहां अनगिनत अनकैनी जिंदा रहने के लिए टिके हुए हैं।
ब्रॉडकास्ट एकदम साफ है। पूरी दुनिया के दर्शक पहली बार गोस्ट डोमेन को अपनी आंखों से देखते हैं और जैसे ही गेट खुलता है, गोस्ट डोमेन के अंदर का हर एक अनकैनी, चाहे वो ताकतवर हो या कमजोर, होश वाला हो या नहीं, पत्थर की तरह जम जाता है। एक कुदरती खौफ उन सब में बुरी तरह फैल जाता है। दूसरी तरफ हंटर्स पहले से कहीं ज्यादा जोश में हैं। केन आगे बढ़ता है। जब वो दोबारा दिखता है तो वो पहले से ही मैलिस रेत के सामने होता है और अपना मुक्का नीचे की ओर दे मारता है। लड़ाई पूरी तरह छिड़ जाती है। अनकैनी का इलाका पल भर में खून खराबे के मैदान में बदल जाता है। अनकैनी को एक एक करके चीर दिया जाता है। लाइव स्ट्रीम देख रहे अनगिनत शिया नागरिकों का शरीर डर से कांप उठता है। कुछ लोग अपनी बात कहने से खुद को रोक नहीं पाते। बेहतर होगा कि तुम पहले ही हार मान लो और खुद ही अनकैनी बन जाओ। मैं ये सब होते हुए देखता हूं। मेरे चेहरे के भाव अभी भी शांत हैं, हालांकि मेरी आंखों में एक हल्की सी तारीफ की चमक है। मेरे प्रभाव और उनकी अपनी कड़ी ट्रेनिंग के बीच मेरा ऐलान और शिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट हर प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव हो जाता है। वे पूरे देश में जोश की आग लगा देते हैं। शिया के अनगिनत नागरिक उत्साह से भर जाते हैं और एक आवाज में युद्ध के नारे लगाते हैं। पहली बार वे पूरी स्पष्टता के साथ समझ गए हैं कि उनका देश वाकई उनके पीछे खड़ा है। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूरे देश में हंटर अवेकनिंग की मांग अपने चरम पर पहुंच जाती है और ये सब सिल्वैन के साम्राज्य के साथ सीधे टकराव के लिए शिया की तैयारी की महज शुरुआत है। इसी बीच कैपिटल हंटर ब्यूरो के सबसे बेहतरीन स्वीट में मैं एक सोफे पर बैठा आराम कर रहा हूं। कुछ देर बाद मैं धीरे से अपनी आंखें खोलती हूं। मेरी नजर जैसे खुद अंतरिक्ष को चीर देती है। अगले ही पल अनगिनत साएं, जिनमें से हर एक की ऑरा बिल्कुल मेरे जैसी है, मेरे शरीर से अलग हो जाते हैं। फिर साए में घुल मिलकर शून्य में गायब हो जाते हैं और शिया के हर कोने की ओर दौड़ पड़ते हैं। एक बार जब हर अवतार को भेज दिया जाता है तो मैं धीरे से उठता हूं, खिड़की के बाहर देखता हूं और मेरे होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। मैं सोचता हूं, उम्मीद है कि तुम सब इतने समझदार होगे कि मेरे मिशन में दखल नहीं दोगे, वरना मुझे तुम्हें यह सिखाने में कोई गुरेज नहीं होगा कि अनकैनी बनने का असली मतलब क्या होता है। और जिस पल यह कयामत शुरू होती है, शिया की सरकार अपना सबसे ऊंचे स्तर का ऐलान जारी करती है। नेशनल हंटर इनिशिएटिव आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। खबर फैलते ही भारी डेटा एनालिसिस के जरिए पहले से चुने गए उम्मीदवारों को स्थानीय हंटर ब्यूरोज द्वारा सीधे मैसेज और फोन कॉल के जरिए जानकारी दी जाती है। कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई साइन अप नहीं, बस एक शांत और आधिकारिक मैसेज। आप हंटर्स की पहली लहर के मानदंडों को पूरा करते हैं। 24 घंटे के भीतर अपने स्थानीय हंटर ब्यूरो में रिपोर्ट करें। उस पल में पूरा शिया झूम उठता है। जिसे भी मैसेज मिलता है वो खुशी से चिल्ला उठता है। कोई कहता है, तेरी तो, मैं चुन लिया गया, मैं वाकई चुन लिया गया। दूसरा चिल्लाता है, हा, मैं सच में हंटर बनने जा रहा हूं। कोई और कहता है, गजब, अब मैं खुद अनकैनी से लड़ूंगा। जैसे ही अनगिनत आम लोग इस मैसेज को पढ़ते हैं, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। कुछ लोग इतने जोर से कांप रहे हैं कि अपना फोन तक नहीं पकड़ पा रहे। कुछ लोग वहीं जमीन पर बैठकर हाँफने लगते हैं। दूसरे अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगते हैं, जैसे किसी अधेड़ उम्र के आदमी की 3 करोड़ की लॉटरी लग गई हो। एक पल में हर रोज की मामूली चिंताएं खत्म हो जाती हैं। जल्द ही चुने गए नागरिकों की पहली लहर देश भर के हंटर ब्यूरोज में उमड़ने लगती है। उन्हें खास तौर पर बनाए गए हंटर जोन्स में ले जाया जाता है और वहां मेरे एवटार्स पहले से ही खामोशी में इंतजार कर रहे हैं और सिर्फ अपनी इंद्रियों से हर एक की जांच कर रहे हैं। जिनमें असली हुनर है, जिनका मन स्थिर है और जो लालच के बिना ताकत की चाह रखते हैं, उन्हें बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन जिनका मन कमजोर है और जो दुनियावी मोह माया में फंसे हैं, उनके अंदर का अनकैनी पूरी तरह से बेकाबू होकर तबाही मचाने लगता है। एक छोटी सी दर्दनाक चीख और फिर वे अनकैनी में पूरी तरह समा जाते हैं। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। यह सब इतनी खामोशी से होता है कि आम जनता तक इसकी भनक भी नहीं लगती। न कोई ऐलान होता है और न ही कोई उनके लिए हमदर्दी जताता है, क्योंकि हंटर ब्यूरो ने शुरू से ही साफ कर दिया था, हंटर बनना कभी भी ताकत पाने का आसान रास्ता नहीं था। ये एक प्रिविलेज है जो अपने साथ असली खतरा और बड़ी कीमत लेकर आता है। जब कैबिनेट मीटिंग रूम में पहले दौर के नतीजे पहुंचते हैं तो एल्डरली और बाकी लोग जो पहले से इस मंजर के लिए तैयार थे, वे भी एक पल के लिए दंग रह जाते हैं। स्क्रीन पर चमकते हुए आंकड़े अपनी साफगोई में लगभग बेरहम लग रहे हैं। नए हंटर्स की संख्या हर अंदाजे से कहीं ज्यादा है और स्टेबिलिटी रेट भी चौंकाने वाली हद तक ऊंचा है। ये देखकर एल्डरली अपनी हंसी नहीं रोक पाते और किसी जवान आदमी की तरह जोश से भर जाते हैं। वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं। उनकी आवाज में गर्व साफ झलकता है। अब अगर सिल्वैन अपनी पूरी ताकत के साथ भी हम पर हमला करे तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है।
अगले दिन जैसे ही फेथ एनर्जी की पहली लहर मेरे एवटार्स के जरिए मेरे असली वजूद में पहुंचती है, मेरी आंखें अचानक खुल जाती हैं। फेथ एनर्जी किसी बाढ़ की तरह मेरे अंदर उमड़ रही है। अब ये बिखरी हुई या धीमी धाराओं जैसी नहीं है, बल्कि एक असली और बेकाबू सैलाब बन चुकी है। मुझे फौरन एक बात का एहसास होता है कि मेरा पिछला अंदाजा बिल्कुल सही था। फेथ तमाशबीनों से नहीं मिलता। ये सिर्फ उन लोगों से आता है जिनकी तकदीर मैंने सच में बदली है। उन्हें सीधा फायदा मिलता है और उनकी श्रद्धा कहीं ज्यादा शुद्ध और गहरी होती है। जैसे ही ये बात साफ होती है, मैं पलक झपकते ही आगे बढ़ता हूँ। जब मैं दोबारा दिखाई देता हूँ तो मैं अपने सेमेट्री में खड़ा होता हूँ। आसमान में काले बादल घिरने लगते हैं। दिन की सुनहरी रोशनी को कुछ ही पलों में सायों ने निगल लिया है। आसमान को ढंक लेने वाला एक विशाल अनकैनी ऑरा किसी प्राचीन जीव की तरह जाग रहा है। मैं वहां खामोशी से खड़ा हूं और मेरे शरीर से बिजली की लहरें दौड़ रही हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। इस वक्त पूरी सेमेट्री में सिर्फ एक ही इंसान खड़ा और होश में है, और वो है विवियन। वो सेमेट्री के किनारे पर खड़ी है, जिसे एक धुंधली सी इनविजिबल बाउंड्री ने सुरक्षित रखा है। ये ताकत अनजाने में मुझसे ही निकल रही है, फिर भी उसे इस तबाही से पूरी तरह बचा रही है। विवियन अपना सिर पीछे झुकाती है और उस शख्सियत को टकटकी लगाकर देखती है जो पूरी तरह अंधेरे और अनकैनी पावर में लिपटी हुई है। उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा है, डर से नहीं बल्कि श्रद्धा से, क्योंकि जो प्रेजेंस मैं अभी दिखा रहा हूं उसे उसने अपनी पिछली जिंदगी में एक बार देखा था। उस भविष्य में जहां अनगिनत अनकैनी और अंतहीन मायूसी ने सब कुछ निगल लिया था। उस एक जंग में जिसने शिया को नक्शे से मिटाने की कगार पर पहुंचा दिया था, वो मैं ही था जो शिया के ऊपर अकेला खड़ा था और आसमान के हर अनकैनी का डट कर सामना कर रहा था। उस जंग में विवियन ने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे ट्रिपल एस रैंक अनकैनी को मैंने कीड़े मकोड़ों की तरह चीर दिया था। उसे याद है कि उस लड़ाई में जो ट्रिपल एस रैंक के जीव उसने खुद देखे थे, उनकी तादाद दर्जनों में थी। उन असली राक्षसों की तो बात ही छोड़िए जो अनकैनी हायरार्की के शिखर पर थे। ऐसे टेररिस्ट्स जो रैंक से इतने परे थे कि उन्हें क्लासिफाइड भी नहीं किया जा सकता था। और अब इस दौर में वो फिर से उसी प्रेजेंस को महसूस कर रही है, वक्त से बहुत पहले। इसका मतलब है कि शिया ने सही रास्ता चुना था। इसका मतलब है कि भविष्य बदल चुका है। विवियन की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। आखिर उसका रीबर्थ काम आ ही गया। सेमेटरी के बाहर शिया के कैबिनेट मीटिंग रूम के अंदर माहौल उतना ही तनावपूर्ण है और वहां ऐसा शौक है जिसे छिपाना नामुमकिन है। विशाल स्क्रीन पर चल रही लाइव फीड वही दिखा रही है जो सेमेट्री में हो रहा है। एक ऐसा मंजर जो दुनिया के अंत जैसा लग रहा है। एल्डर ली और शिया के बाकी बड़े अधिकारी पूरी तरह सन्नाटे में स्क्रीन को देख रहे हैं। एक बार मेरी ताकत देख चुके होने के बावजूद जब वे इस ट्रांसफॉर्मेशन को अपनी आंखों से देखते हैं तो वे खुद को संभाल नहीं पाते। वे बस हक्के बक्के होकर मुझे अनकैनी को काटते हुए देख रहे हैं। इसी बीच हंटर ब्यूरो का डिस्पैच सिस्टम अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। सेमेट्री के चारों तरफ अनगिनत हंटर्स तैनात किए गए हैं। वे तैयार खड़े हैं और सुरक्षा की कई परतें बना रहे हैं। वे मेरी मदद के लिए नहीं, बल्कि इसलिए तैनात हैं ताकि कोई भी चीज जिसे वहां नहीं होना चाहिए वो करीब न आ सके। क्योंकि हर कोई अच्छी तरह समझता है कि यह सेमेट्री अभी कोई जंग का मैदान नहीं है। ये एक गॉड टियर बॉम्ब है जो किसी भी सेकंड फट सकता है। एक भी गलत कदम पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मैं आखिरकार सेमेट्री के अंदर हरकत करता हूँ। मैं धीरे से अपना सिर उठाता हूँ और आंखें खोलता हूँ। अगले ही पल एक ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज जमीन और आसमान में गूंजती है जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ मैं आधिकारिक तौर पर एक्स रैंक में कदम रखता हूँ। मेरे चारों ओर की अनकैनी पावर किसी उतरती हुई लहर की तरह पीछे हटती है और एक बार फिर सिमटकर शांत हो जाती है। इस पल में मैं आखिरकार उस रास्ते को पूरी तरह समझ जाता हूं जो विवियन ने मुझे बताया था। फेथ कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये वो ईंधन है जो एक गोस्ट एम्परर की तरक्की को रफ्तार देता है। मेरी नजर सेमेट्री के किनारे खड़ी उस आकृति पर पड़ती है। विवियन मेरी तरफ देख रही है। उसकी आंखों में ऐसी भक्ति है जैसे कोई भक्त किसी चमत्कार का इंतजार कर रहा हो। मैं शांत लहजे में कहता हूं, अब वक्त आ गया है कि तुम्हें भी बदले में कुछ मिले। मेरी आवाज तेज नहीं है, फिर भी ये पूरे सेमेट्री में साफ गूंजती है। विवियन, मेरी भक्त, मैं तुम्हें ताकत देता हूं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, जमीन और आसमान कांप उठते हैं। अनकैनी पावर की अंतहीन धाराएं हर दिशा से सिमटकर विवियन की ओर तेजी से बढ़ती हैं। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके मुंह से एक चीख निकलती है जिसे वो रोक नहीं पाती। फिर भी वो पूरे समर्पण के साथ मेरा ये तोहफा स्वीकार करती है। मेरा ये तोहफा उस पर बसंत की बारिश की तरह बरसता है। उसके अंदर का अनकैनी इसे सोख लेता है और तेजी से बढ़ने लगता है। उसका रैंक बहुत तेज रफ्तार से ऊपर चढ़ता है। उधर कैबिनेट मीटिंग रूम में स्क्रीन के दूसरी तरफ हर कोई साफ देख रहा है कि विवियन का ऑरा नग्न आंखों से दिखने वाली रफ्तार से एस रैंक के करीब पहुंच रहा है। मार्कस कहता है, केन,
तुम्हारी बेटी को सच में जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका मिला है। गोस्ट एम्परर से इतना बड़ा तोहफा पाना मामूली बात नहीं है। केन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका हाथ हल्का सा कांपता है। अपनी बेटी के लिए गर्व उसकी आंखों में साफ चमक रहा है। साथ ही उसे इस बात का सुकून भी है कि उसने शुरू से ही उस पर भरोसा करने का फैसला किया था। सेमेट्री में तरक्की का यह सिलसिला आखिरकार खत्म होता है। विवियन धीरे से अपनी आंखें खोलती हैं। उसका ऑरा पूरी तरह बदल चुका है। वो एस रैंक पर पहुंच गई है। मैं अपनी नज़र दूर की तरफ मोड़ता हूं और मेरी एक भौं तन जाती है, क्योंकि बहुत दूर से नफरत भरी एक पुकार मेरे एहसास तक पहुंचती है। कोई मेरा नाम ले रहा है, श्रद्धा से नहीं बल्कि दुश्मनी से। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल जाती है। मैं सोच रहा था कि अपनी इस नई ताकत को कहाँ आजमाऊं। अगले ही पल काला कोहरा छा जाता है और मैं अपनी जगह से गायब हो जाता हूं। इसी बीच शिया की सरहद पर दुनिया भर के देशों से इकट्ठा हुई हंटर फोर्सेस घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाते हुए आखिरकार शिया की जमीन पर कदम रखती हैं। सिल्वैन की हंटर अफेयर्स एक्शन टीम का लीडर स्टीव धीमी आवाज में कहता है, सब लोग एक आखिरी बार चेक कर लो। एक बार हम शिया के इलाके में घुस गए तो हर मूवमेंट लगातार कांटेक्ट में रहनी चाहिए। कुछ भी अजीब दिखे तो फौरन रिपोर्ट करो। कोई भी अपनी मर्जी से आगे नहीं बढ़ेगा, समझ गए? स्टीव की नजरें पूरे ग्रुप पर घूमती हैं, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसकी बातों का सब पर असर नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी मजाक कर रहे हैं और उसे अनसुना कर रहे हैं। भीड़ से एक तिरस्कार भरी हंसी गूंजती है। एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे आता है। कैप्टन स्टीव, क्या आप कुछ ज्यादा ही डरे हुए नहीं हैं? हम बस शिया में कदम रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा सामना सीधा उस तथाकथित भगवान से हो रहा है। वैसे भी यहां आप अकेले एस रैंक हंटर नहीं हैं, तो मेरी बात सुनिए। उसका लहजा और तेज और जोश भरा हो जाता है। टेम्पररी कमांड मुझे सौंप दीजिए। हम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे और कड़ा प्रहार करेंगे। सिर्फ इसी तरह हम शिया के उस तथाकथित गार्डियन गॉड को बाहर खींच पाएंगे। स्टीव की आवाज सख्त हो जाती है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये व्यक्तिगत बहादुरी दिखाने का मंच नहीं है। हमारे कंधों पर हमारे देशों की जिम्मेदारी है। हम यहाँ हालात का जायजा लेने आए हैं, अपनी जान गंवाने नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपनी बात खत्म करता है, दूसरे देशों के हंटर रिप्रेजेंटेटिव्स एक दूसरे को देखते हैं। वे स्टीव की बात से साफ तौर पर नाखुश हैं। थोड़ी खामोशी के बाद कोई सिर हिलाता है और कोई अपनी सहमति देता है। वैसे ये बुरा आइडिया नहीं है। आखिर मिस्टर ड्यूक को एस रैंक फ्रंटलाइन का असली तजुर्बा है। इस ऑपरेशन को सच में किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो कमान संभालने के लिए काफी सख्त हो। एक और सैनिक कहता है, सही कहा। हम जितना आक्रामक तरीके से आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी टारगेट बाहर आएगा। माहौल तेजी से बदल जाता है। ड्यूक के चेहरे पर उस इंसान की चमक है जो पहले ही जीत चुका हो। स्टीव ये सब होते हुए देख रहा है। उसका चेहरा हर पल और गहरा होता जा रहा है। उसे समझ आ गया है कि इस स्क्वाड की दरारें यहां से शुरू नहीं हुई थीं। वे शुरू से ही वहां मौजूद थीं। ये टीम कभी एकजुट होने वाली ही नहीं थी। ड्यूक भी इसे देख लेता है। बिल्कुल। अब चूंकि कमान मेरे हाथ में है, तो केडन की स्क्वाड स्वाभाविक रूप से हमले की अगुवाई करेगी। सैनिक एक सुर में जवाब देते हैं, कोई बात नहीं। ड्यूक अपना प्लान बताता है, तो फिर तय रहा। केडन आगे रहेगा जबकि बाकी लोग सपोर्ट देंगे। प्लान पक्का हो जाता है। बस इसी तरह हर देश की जॉइंट हंटर फोर्स अपनी बढ़त शुरू करती है। शुरू में सब कुछ सामान्य लगता है। छिटपुट अनकैनी बिना किसी मेहनत के मारे जाते हैं। उनमें से बहुत से लोग चुपचाप रिलैक्स करने लगते हैं। जैसे ही वे अपनी सतर्कता कम करते हैं, बिना किसी चेतावनी के आसमान काला पड़ जाता है। जैसे ही ये होता है, स्टीव को कुछ गलत होने का एहसास होता है। वो झटके से अपना सिर उठाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हर तरफ से अंतहीन अंधेरा बरसने लगता है और पल भर में पूरी स्क्वाड को निगल लेता है। सैकड़ों हंटर्स एक साथ खामोश हो जाते हैं। उन्हें आखिरकार समझ आ जाता है कि वे किस तरह की जगह में आ फांसे हैं। चीखें सुनाई देती हैं, ये क्या है? कोई डोमेन? नामुमकिन! पीछे हटो, पीछे हटो! अफरा तफरी के बीच ड्यूक अचानक पागलों की तरह हंसने लगता है। पीछे हटने के बजाय वो एक निडर कदम आगे बढ़ाता है। लेकिन मैं उसे बेफिक्री से देखता हूं और सिर्फ एक शब्द कहता हूं, जाहिल। मेरी आवाज तेज नहीं है, फिर भी हर कान तक साफ पहुंचती है। अगले ही पल मैं अपना हाथ उठाता हूं। आप सभी का स्वागत है। जैसे ही ये शब्द अंधेरे से बाहर निकलते हैं, एक के बाद एक अनकैनी आकृतियां धीरे धीरे उभरने लगती हैं। हर एक का रूप अलग है, हर एक से खौफ झलक रहा है। शिकार अब असली मायने में शुरू होता है। कुछ ही सेकंड में चीखें सब कुछ दबा देती हैं। पूरे जंगल में खून की महक फैल जाती है। कुछ ही पलों में जंग का मैदान पूरी तरह सील हो जाता है। एक भी हंटर बचकर नहीं निकल पाता। वापस राजधानी में शिया के कैबिनेट मीटिंग रूम के अंदर हर कोई सैटेलाइट फुटेज के जरिए ये सब देख रहा है। वो एक मंजर ऐसी तस्वीर बन जाता है जिसे उनमें से कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। मार्कस की आवाज सूखी और भारी हो जाती है। ये एक भगवान की ताकत है। पहले भी कई बार चेनफांग को एक्शन में देख चुके होने के बावजूद और खुद को तैयार रखने के बाद भी
जब वो सरहद के उस मैदान की पूरी तस्वीर देखता है तो उसका दिमाग भी एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। उसके बगल में बैठे केन ने अब दिखावे की परवाह करना पूरी तरह छोड़ दिया है। वो आगे की ओर झुकता है, उसके दोनों हाथ मेज पर जोर से टिके हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये है वो मंजिल। एक हंटर का असली मुकाम अनकैनी से लड़ना नहीं है, बल्कि उनसे पूरी तरह ऊपर खड़ा होना है। इस पल में उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसने एक बिल्कुल नए रास्ते की झलक देख ली हो, एक ऐसा रास्ता जो असली गॉडहुड की ओर ले जाता है। इसके उलट एल्डर ली और शिया की बाकी लीडरशिप काफी शांत दिख रही है। उनके चेहरों पर जो मुस्कान है वो कोई बेकाबू खुशी नहीं है। ये उस सुकून की मुस्कान है जैसे चीजें आखिरकार अपनी जगह पर आ गई हों, जैसे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ हो जैसा उन्होंने सोचा था। एल्डर ली धीरे से कहते हैं, शिया का गार्डियन गॉड। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है और यही वो नींव है जिस पर शिया अनकैनी की वापसी के इस पूरे दौर में मजबूती से खड़ा रहेगा। इस फुटेज के हर सेकंड को फौरन सेव करो और बैकअप ले लो। ये स्ट्रेटेजिक ग्रेड फुटेज है। ये शिया का पूरी दुनिया को एक महान देश की असली ताकत दिखाने का सबसे बेहतरीन सबूत भी है। इसी बीच शिया की सरहद पर एक आखिरी दर्दनाक चीख के साथ आखिरकार सन्नाटा छा जाता है। जंग खत्म हो गई है। जंगल अपनी पुरानी खामोशी में लौट आया है। जमीन पर हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। कुछ अनकैनी पावर की वजह से गलकर राख जैसी ग्रे हो गई हैं। दूसरों के चेहरों पर अभी भी उनके आखिरी पलों का खौफ है। ड्यूक भी उन्हीं में शामिल है। एक भी हमलावर जिंदा नहीं बचा है। कुछ ही समय में उनके अवशेष बस जंगल का हिस्सा बन जाएंगे। वे कभी पूरे आत्मविश्वास के साथ आए थे, जोश से भरे हुए, ये मानते हुए कि उनकी ताकत बेजोड़ है। उनके देश शक्तिशाली थे और वे यहां सिर्फ हमें आजमाने आए थे। लेकिन मौत के आने तक उन्हें समझ नहीं आया कि यह अभियान शुरू से ही इसी अंजाम के लिए बना था। मैं लाशों के समंदर के ऊपर खड़ा हूं। मेरा चेहरा ठंडा और बेअसर है। इस एक तरफा जीत पर कोई खुशी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए ये लोग मच्छरों जितने छोटे हैं। कोई याद नहीं रखता कि उसने कितने मच्छर मारे हैं। हजारों मील दूर सेन के नेशनल मीटिंग रूम के अंदर माहौल शिया से बिल्कुल उलट है। रॉबर्ट का हाथ मेज के किनारे को इतनी जोर से जकड़े हुए हैं कि उसमें दर्द होने लगा है। उसके चेहरे पर ठंडे पसीने की बूंदें हैं, जो कागज की तरह सफेद पड़ गया है। कुछ ही पल पहले वे एक एन्क्रिप्टेड चैनल पर वापस आ रही लाइव ऑडियो सुन रहे थे। इसका मकसद उन्हें हालात पर काबू रखने में मदद करना था, लेकिन अब यह किसी मनोवैज्ञानिक टॉर्चर से कम नहीं है। सैनिकों की गले फाड़ देने वाली चीखें सुनकर कमरे में मौजूद हर कोई कांप रहा है और अपने कानों पर हाथ रख रहा है। बिना देखे भी वे सब कुछ बहुत अच्छी तरह सोच पा रहे हैं कि वहां कैसा नर्क होगा। रॉबर्ट का गला सूख रहा है, उसका पूरा शरीर कांप रहा है। पहली बार उसे सच में समझ आया है कि जंग का ऐलान करने के लिए शिया का आत्मविश्वास कहां से आता है। अब तक तथाकथित शिया का खतरा ज्यादातर सिर्फ राजनीति और सैन्य दांव पेंचों तक ही सीमित था, लेकिन वो खतरा जो कभी बातों तक था अब एक जीता जागता सच बन चुका है। एक आदमी पूरी फौज को काट रहा है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या। शिया ने असल में क्या किया? क्या वे कुछ छिपा रहे हैं? रॉबर्ट आखिरकार होश में आता है और ऑर्डर चिल्लाता है, बैकअप प्लान अभी एक्टिवेट करो, रिजर्व यूनिट को फौरन छानबीन के लिए भेजो। शिया में दाखिल मत होना। हर कदम पर अपनी जान बचाना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऑर्डर पर तुरंत अमल किया जाता है। कुछ ही समय में सेन की दूसरी हंटर यूनिट शिया की सरहद पर पहुंच जाती है। यूनिट की संख्या कम है, लेकिन वे हथियारों से लैस हैं और उनकी डिफेंस क्षमता पूरी है। उसका लीडर जेम्स खुद एक अनुभवी ए रैंक हंटर है, लेकिन सरहद के ठीक बाहर खड़े होकर जैसे ही वो शिया के इलाके में देखता है, उसका पूरा शरीर पत्थर का हो जाता है। आसमान गहरा और ग्रे है, जैसे किसी भी पल गिर जाएगा। दूर अनकैनी एनर्जी किसी लहर की तरह उमड़ रही है। मीलों दूर होने के बावजूद ये उसके दिल की धड़कनें बढ़ा रही हैं। ये सिर्फ दबाव नहीं है, ये एक चेतावनी है। जेम्स लगभग अपनी इंस्टिंक्ट के दम पर अपना हाथ उठाता है। पूरी स्क्वाड फौरन मैक्सिमम अलर्ट पर आ जाती है। सरहद के बाहर बिल्कुल शांत खड़े होने के बाद भी उसे घुटन महसूस हो रही है। वो खुद को साफ सोचने के लिए मजबूर करते हुए ऑर्डर देता है, हम और आगे नहीं जाएंगे। ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट सेट करो, फुटेज वापस भेजो, हमें और आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो ये कहता है, एक भी इंसान विरोध नहीं करता, क्योंकि हर कोई समझता है कि एक और कदम आगे बढ़ने का मतलब है पक्की मौत। और जैसे ही ब्रॉडकास्ट सिग्नल जुड़ता है, मैं, जो जंग के मैदान के बीच बहुत दूर हूं, धीरे से अपना सिर उठाता हूं। मेरे मुंह से एक हल्की, मुश्किल से सुनाई देने वाली हंसी निकलती है। तो हमारे पास देखने वाले भी हैं। शायद उन्हें एक और खूबसूरत तस्वीर चाहिए। इसी के साथ मैं जानबूझकर अनकैनी डोमेन का एक हिस्सा पीछे हटा लेता हूं।
जिससे कैमरा को एक साफ और शानदार नज़ारा मिल सके। अगले ही पल जमीन कांपती है, एक पहाड़ी ढह जाती है, एक सीधा खुला रास्ता नजर आता है। दोनों तरफ लाशों के पहाड़ लगे हैं, कुछ के चेहरों पर अभी भी शुद्ध खौफ के भाव जमे हुए हैं, और उन लाशों के ऊपर राख जैसे ग्रे आसमान के नीचे ड्यूक की रूह हवा में ऊंची लटकी हुई है। उसकी दर्दनाक चीख पूरी दुनिया में लाइव सुनाई दे रही है। इस पल में सरहद पर खड़ी रिजर्व यूनिट और ब्रॉडकास्ट देख रहे हर देश की लीडरशिप एक ही सन्नाटे में डूब जाती है। उन्हें आखिरकार एक सच समझ आ गया है। उनके सामने जो खड़ा है वो एक असली भगवान है, एक ऐसी ताकत जिसका मुकाबला करने की कोई भी इंसान उम्मीद नहीं कर सकता। मीटिंग रूम के अंदर वो भारी सन्नाटा पूरे 10 मिनट तक खिंचता है। आखिरकार एक आवाज उसे तोड़ती है। अगर हम जीत नहीं सकते तो बेहतर है कि हम झुक जाएं और हार मान लें। ये शब्द ही पूरे कमरे को एक पल के लिए सुन्न कर देते हैं। बोलने वाला कैदों का हंटर अफेयर्स चीफ ग्रिफिन है। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसके चेहरे पर शर्म का नामो निशान नहीं है। असल में उसकी बातों में एक तर्क है। सब लोग, हमारे योद्धाओं ने एक सच साबित करने के लिए अपनी जान दे दी है, और वो सच ये है कि शिया ऐसा देश नहीं है जिसे उकसाने की हम हिम्मत कर सकें। ये जानते हुए हम अपने लोगों को मरते रहने के लिए क्यों भेजें? हमें तुरंत अपना रुख बदलना चाहिए और शिया के साथ कॉपरेशन का रास्ता अपनाना चाहिए। अब वे और ज्यादा बेवकूफों की तरह एक मामूली राइवल बनकर नहीं रह सकते। हकीकत ये साबित कर चुकी है कि वे उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जैसे ही वो ये कहता है, कमरे में थोड़ी देर की खामोशी के बाद सहमति की फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। देखते ही देखते कॉपरेशन, पीस और मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे शब्द बार बार दोहराए जाने लगते हैं, मानो कुछ ही घंटों पहले उनमें से किसी ने भी बॉर्डर प्रोब की साजिश न रची हो और विदेशी जमीन पर कोई सैनिक मरा ही न हो। प्राग्मेटिज्म का असली चेहरा पूरी ताकत के साथ सामने आता है। जल्द ही उस डर और अफरा तफरी के बीच एक तथाकथित प्रिलिमिनरी कोऑपरेशन प्रपोजल तैयार कर लिया जाता है। आखिर में सिल्वान के प्रेसिडेंट रॉबर्ट को, जो वहां सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं, आगे बढ़कर शिया के साथ फॉर्मल टॉक्स शुरू करने की जिम्मेदारी दी जाती है। उधर बॉर्डर पर मची उस खूनी तबाही का असर अभी पूरी तरह थमा भी नहीं था कि मैं वापस कैपिटल पहुंच जाता हूं। मीटिंग रूम में पहुंचकर मैं एल्डर ली को पूरी जानकारी देता हूं। बॉर्डर के उन छोटे चूहों का सफाया कर दिया गया है। हालांकि वे लोग बहुत जल्द आपसे नेगोशिएट करने आने वाले होंगे। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं, एल्डर ली अपनी हंसी नहीं रोक पाते। चेनफोंग, तुम न सिर्फ भयानक रूप से ताकतवर हो, बल्कि तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज है। हमने उनकी इस छोटी सी चाल का अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिया था। आखिर हम सालों से एक दूसरे के राइवल्स जो रहे हैं, लेकिन इस बार हमें वाकई में कुछ बाहरी रिसोर्सेज की जरूरत है। जैसे जैसे नेशनल हंटर इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है, एसएचए के इंटरनल अनकैनी रिसोर्सेज पर दबाव दिखने लगा है। खासकर मिड और हाई रैंक अनकैनी की कमी हो रही है। डिमांड सप्लाई से कहीं ज्यादा है। ये एक गंभीर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया था। मैं शांत भाव से कहता हूं, उन्हें अपने बॉर्डर्स खोलने के लिए मजबूर कीजिए। हमें पड़ोसी देशों के अनकैनी की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि वे मान जाएंगे। मेरे इतना कहते ही कैबिनेट के हर सदस्य की आंखों में एक चमक आ जाती है। अगर कोऑपरेशन करना है तो उसके पीछे असली ईमानदारी होनी चाहिए। एल्डर ली मेज थपथपाते हैं। सिर्फ बॉर्डर खोलना तो बहुत मामूली बात होगी। उनके बात खत्म करते ही कमरा एक बार फिर जानकारों वाली हंसी से भर जाता है। मैं बाकी की चर्चा के लिए वहां नहीं रुकता। जो करना था वो हो चुका है। मैं कैबिनेट चेंबर से बाहर निकलता हूं और विवियन मेरे साथ है। अब जब दुनिया उसे सेंट्स कहकर पुकारने लगी है, तो ताकत ही एकमात्र ऐसा जवाब है जो वाकई मायने रखता है। विवियन को अब सबके सामने यह साबित करना होगा कि वो इस टाइटल के लायक है। लेकिन जब मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए एकांत में चला जाता हूं, तब हजारों मील दूर रॉबर्ट अब और शांत नहीं बैठ पाता। डर उसकी समझदारी को निगल रहा है। एक एक पल बीतने के साथ वो अच्छी तरह जानता है कि यह मामला जितना खिंचेगा, शिया की निगोशिएटिंग टर्म्स उतनी ही सख्त होती जाएंगी। इसलिए एक इमरजेंसी वीडियो कॉल मिलाया जाता है। स्क्रीन पर एल्डर ली का चेहरा नजर आता है। रॉबर्ट अपनी वही पुरानी बनावटी मुस्कान बिखेरता है। मेरे प्यारे ली, हमने बॉर्डर पर हुई हर चीज की जांच की है। हमें इसका गहरा खेद है। वो पूरी तरह से स्टीव का अपना मनमाना फैसला था। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमने शिया के खिलाफ कभी कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। सिल्वान हमेशा से शांति प्रिय रहा है। हम शिया के साथ एक दोस्ताना और गहरा कॉपरेशन चाहते हैं। वो एक ही सांस में ये सब कह देता है। उसका लहजा विनम्र है और उसका झुकने का अंदाज जितना हो सके उतना नीचा है। लेकिन एल्डर ली बस उसे खामोशी से देखते रहते हैं। उनके खत्म करने का इंतजार करने के बाद वे शांति से जवाब देते हैं, क्या तुम्हारी बात पूरी हो गई? रॉबर्ट एक पल के लिए ठिठक जाता है। पूरी हो गई? अच्छा, अब मेरी बारी है। एल्डर ली शिया की सारी मांगें सामने रख देते हैं। कुछ ही मिनटों में रॉबर्ट का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है।
वो अपना आपा नहीं रख पाता। ली, ये और कुछ नहीं बल्कि डकैती है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या मांग रहे हो? वो मेज पर इतनी जोर से हाथ मारता है कि वो हिल जाती है और कहता रहता है, बॉर्डर खोलना और ऊपर से 100 एस रैंक अनकैनी का रेथ एसेंस देना, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर हम इस पर राजी हुए तो हम अपने लोगों के साथ गद्दारी करेंगे। ली, हमारे देश को भी अपने सैनिकों की जरूरत है। तुम हमसे अपने मौत के वारंट पर साइन करने को कह रहे हो। यह सुनकर एल्डरली गुस्सा नहीं होते। वे बस धीरे से मुस्कुराते हैं और लगभग लापरवाही से पूछते हैं, क्या तुम वाकई मुझे मना करना चाहते हो? जरा ध्यान से सोच लो। क्या तुम वाकई चाहते हो कि शिया का गार्डियन गॉड एल्डरली की मुस्कान अब एक चालाक लोमड़ी जैसी हो गई है, तुम्हारे पास आए और तुम सबसे एक लंबी और अच्छी बातचीत करे? जैसे ही ये शब्द कहे जाते हैं, रॉबर्ट की सांसें अटक जाती हैं। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा जाती है। एक अदृश्य हाथ की तरह एक दम घोंटने वाली पकड़ कमरे में मौजूद हर गले के चारों ओर धीरे धीरे कसने लगती है और उस भारी बोझ का सबसे ज्यादा असर सल्वैन के सुप्रीम लीडर पर पड़ता है। रॉबर्ट अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके दिमाग में बॉर्डर के युद्ध क्षेत्र के एक के बाद एक दृश्य उभरने लगते हैं और इसी के साथ अजीब तरह से उसका मन शांत हो जाता है। वो स्क्रीन पर एल्डर ली की ओर देखता है और सीधे तौर पर सहमत न होते हुए एक भारी और संजीदा लहजे में कहता है, यह मामला बहुत गंभीर है, हमें आपस में इस पर चर्चा करनी होगी। हम 10 मिनट में दोबारा बात करेंगे। इसके साथ ही वो बिना किसी हिचकिचाहट के कॉल काट देता है। कमरे की स्क्रीन तुरंत काली हो जाती है। रॉबर्ट मुड़ता है और उसकी नजर कमरे में मौजूद हर देश के हंटर रिप्रेजेंटेटिव पर पड़ती है। अपने अपने कॉल्स मिलाओ। जो कुछ भी हुआ है उसकी जानकारी अपने पीछे खड़े लोगों को बिल्कुल वैसे ही दो जैसे ये हुआ है। सैल्वेन ने पहले ही सहमत होने का फैसला कर लिया है। अब तुम लोग साथ आते हो या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है। जैसे ही वो ये कहता है, कई चेहरों के रंग उड़ जाते हैं, लेकिन कोई बहस नहीं करता क्योंकि गहराई में वे सब जानते हैं कि रॉबर्ट सच कह रहा है। अगले ही पल पूरे कमरे में एक के बाद एक फोन्स की घंटियां बजने लगती हैं। हर रिप्रेजेंटेटिव अपने नेतृत्व के साथ लाइन पर है। इसी बीच शिया के कैबिनेट मीटिंग रूम में एल्डरली और बाकी लोग भी खाली नहीं बैठे हैं। वे आगे आने वाली चीजों के लिए उतनी ही मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। दूसरे देशों को बातचीत की मेज पर लाने के लिए दबाव डालना तो बस पहला कदम था। शिया को उसके बाद कुछ सार्थक भी ऑफर करना होगा, वरना ये कोऑपरेशन टिकेगा नहीं। लेकिन क्या इससे दूसरे देशों की मिलिट्री पावर मजबूत होगी? ये सवाल शिया के नेतृत्व के लिए कोई चिंता का विषय ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही इस बारे में एल्डर ली से निजी तौर पर बात कर ली थी। मेरे द्वारा दी गई स्पेशल मेथड से जो कोई भी आगे बढ़ेगा, चाहे उसकी नेशनैलिटी कोई भी हो या स्टेटस कुछ भी हो, वो कभी भी मेरे इन्फ्लुएंस से आज़ाद नहीं हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा वे कट्टर भक्त बन जाएंगे और कम से कम वे मेरे गुलाम बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, शुरुआत से ही ये कभी बराबरी की साझेदारी थी ही नहीं। शिया एक बार फेथ सिस्टम के जरिए जीतता है और फिर दोबारा जीतता है। ये एक सच्ची, मुकम्मल और पूर्ण जीत है। मार्कस इसे हकीकत में बदलते देख पा रहा है और अपनी मुस्कुराहट को मुश्किल से रोक पा रहा है। अगर चीजें वाकई इतनी आगे बढ़ गईं, तो शिया प्रभावी रूप से पूरी दुनिया के हंटर सिस्टम को इनडायरेक्टली कंट्रोल करेगा। ये सिर्फ एक उभार नहीं है, ये पूरी दुनिया पर कब्जा है। एल्डर ली अपना सिर हिलाते हैं, उनकी नजरें दूर और गहरी हैं। सुनहरा युग अब दूर नहीं है। फुटेज रिलीज कर दो। पूरी दुनिया को देखने दो कि जिन हंटर्स ने शिया के बॉर्डर में घुसने की हिम्मत की थी, उनका अंजाम क्या हुआ। उनके खत्म करते ही मार्कस तालियां बजाता है और हंसता है। बहुत अच्छे। उन्हें देखने दो कि ताकत का अंतर असल में कितना बड़ा है। उनकी हिम्मत को टूट जाने दो। शिया के प्रति उनकी बगावत की आखिरी उम्मीद भी छीन लो। टेक्नीशियंस तेजी से काम में जुट जाते हैं। पहले से तैयार फुटेज को एक साथ पूरी दुनिया में भेज दिया जाता है, जिससे हर बड़े इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर बाढ़ आ जाती है। हर हेडलाइन में एक ही पल में एक ही तस्वीर छा जाती है। पूरी दुनिया के लोग एक साथ खामोश हो जाते हैं। अभी कुछ ही पल पहले वे चिल्ला रहे थे और अपनी सरकारों से तुरंत सेना भेजने की मांग कर रहे थे। वे शिया के खिलाफ एक असली लड़ाई चाहते थे और शिया के पास जो कुछ भी था उसे छीनना चाहते थे। लेकिन अब अपनी आंखों से फुटेज देखने के बाद वे सारी आवाजें बंद हो जाती हैं। उनमें से कई लोग तुरंत पहचान लेते हैं कि फुटेज में दिख रहे वे हंटर्स कौन हैं। उनके अपने देश के एसेस, उनके असली एलीट्स। फिर भी अब वे चींटियों की तरह लग रहे हैं, उस एक आदमी के सामने पूरी तरह बेबस, जिनका कत्लेआम करके लाशों का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है। डर तेजी से फैलता है। जनमत तुरंत बदल जाता है। हर देश के नागरिक एक सुर में अपनी सरकारों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। और जब तक हर देश के नेता को यह एहसास होता है कि चीजें पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुकी हैं, वे पहले ही जाल में फंस चुके होते हैं और पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचता। शिया उनके जवाब का इंतजार कर रहा है और उनके अपने नागरिक जो हड़ताल कर रहे हैं और घर पर दबाव डाल रहे हैं, वे भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर वे कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, तो उनका अंजाम अपने ही लोगों के हाथों तबाह होना होगा। आखिरकार
नेशनल मीटिंग रूम में हर देश के गंभीर चेहरे वाले हंटर रिप्रेजेंटेटिव्स एक दूसरे को देखते हैं। ठीक वैसा ही जैसा रॉबर्ट ने भविष्यवाणी की थी, उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। या तो वे मान जाएं या सब कुछ बर्बाद हो जाए। बेहतर यही है कि तब तक कदम उठा लिया जाए जब तक शिया सभ्यता से पेश आ रहा है। अंत में उनमें से हर कोई अपना सिर झुका लेता है। रॉबर्ट के चेहरे के हाव भाव अब उतने ही खराब हैं जितने हो सकते हैं। ये उस इंसान का चेहरा है जिसे एक कोने में धकेल दिया गया है और फिर भी उसे दिखावा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक सख्त और कमजोर मुखौटा। कमरे की हवा इतनी भारी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। उसने कभी नहीं सोचा था कि शिया इतनी निर्णायक और इतनी बेरहमी से कदम उठाएगा और पूरी दुनिया के सामने सारी सच्चाई खोल कर रख देगा। कोई पर्दा नहीं, बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, कोई पुरानी डिप्लोमेटिक औपचारिकताएं नहीं। ये उनके सामने झुकने की एक सीधी और नग्न मांग है। उनकी इतनी हिम्मत। रॉबर्ट की उंगलियां अनजाने में भिंच जाती हैं। उसकी हथेलियों पर ठंडा पसीना आ जाता है। जैसे ही कमरे में मौत जैसी खामोशी छाती है, सबसे पहले एक आवाज गूंजती है। कैदों के हंटर अफेयर्स चीफ ग्रिफिन खड़े होते हैं। सर, हमें फैसला लेना होगा और वो भी जल्दी। कैदों ने अपनी चर्चा पूरी कर ली है। हम हार मानते हैं। कैदों के पूरी तरह पीछे हटने के साथ ही एक के बाद एक देश कतार में लग जाते हैं। अब कोई गर्व की बात नहीं करता। अब कोई वापसी की कल्पनाओं से नहीं चिपका है। ये सब होते देख रॉबर्ट को अजीब तरह से एक थका देने वाली राहत महसूस होती है। बात यहां तक पहुंच ही गई है तो खुद को और सजा देने और शिया को दुश्मन बनाने की जल्दी करने का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा सिल्वैन की अपनी जनता का दबाव उसे पहले ही कुचल रहा है। अगर ये और खिंचा तो उसकी अपनी सरकार की साख नहीं बचेगी। रॉबर्ट बात खत्म करता है। ठीक है, जब सब एक ही नतीजे पर पहुंच गए हैं और हर कोई शिया के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, तो चलिए वापस चलते हैं और उनके साथ बारीकियों पर बात करते हैं। जल्द ही वीडियो कॉल्स का एक नया दौर शुरू होता है। शिया का कैबिनेट एक बार फिर स्क्रीन पर नजर आता है। बस इस बार उनके बीच की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल चुका है। वे देश जो कभी अछूत लगते थे, अब उनके चेहरों पर उलझन के भाव हैं और उनकी हिम्मत टूट चुकी है। इसके विपरीत शिया का पक्ष शांत और संयमित दिख रहा है। रॉबर्ट सबसे पहले बोलता है, ली, हम तुम्हारी शर्तों से सहमत हैं। हर देश एक ही नतीजे पर पहुंचा है। हम उसी के साथ आगे बढ़ेंगे जिस पर चर्चा हुई थी। बाद में हम अपने लोगों को स्पष्टीकरण देंगे। हमारी गुजारिश है कि आप इससे ज्यादा दबाव न डालें। ये शब्द लगभग एक विनती की तरह निकलते हैं। ये सुनकर एल्डर ली का चेहरा शांत रहता है। जो हासिल करना था वो हो चुका है। जहां तक दिखावे की बात है तो वो अब शिया के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। एल्डरली मेज को हल्के से थपथपाते हैं। वैसे भी इन देशों को इस मोड़ पर बहुत ज्यादा कोने में धकेलना शिया के लिए भी फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए एल्डरली सिर हिलाते हैं। ठीक है, तुम अपने लोगों को जो भी कहानी सुनाओगे हम उसी के साथ चलेंगे। शुरू करने से पहले आज का पहला टारगेट सेट करते हैं। इस वीडियो पर 2K लाइक्स का एम। अगर आपको ये जर्नी पसंद आ रही है, अगर हर एपिसोड आपको फील होता है, तो लाइक बटन दबाओ और 2K का टारगेट मिलकर कंप्लीट करते हैं। आपका एक लाइक सिर्फ बटन नहीं, ये प्रूफ है कि आप इस स्टोरी का पार्ट हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर दो ताकि हर नया एपिसोड, हर नया ट्विस्ट सबसे पहले आप तक आए। और हाँ, आज का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन। हर इंसान एक वीडियो को 3 टाइम्स हाइप कर सकता है, तो अभी के अभी 3/3 हाइप पॉइंट्स कंप्लीट करो। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट एपिसोड फुल पावर के साथ आएगा या नहीं। इतनी मेहनत और टाइम लगता है हर एपिसोड में। अगर सपोर्ट स्ट्रांग रहा तो सीरीज और भी इंटेंस होगी, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वीक रहा तो शायद ये जर्नी यहीं रुक सकती है, या फिर आगे सिर्फ मेंबर्स के लिए कंटिन्यू होगी। डिसीजन आपके हाथ में है। 2K लाइक सेम कंप्लीट करो, 3/3 हाइप फिनिश करो, लाइक और सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो मिशन कंप्लीट। ये सिर्फ चैनल नहीं, हमारी कम्युनिटी का पावर मोमेंट है।